अच्छा बेटा, केमिकल जो काइनेटिक्स हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था, तो स्टार्टिंग में देखो हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी केमिकल काइनेटिक्स की, कि भाई केमिकल काइनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, इज द स्टडी ऑफ फैक्टर्स व्हिच इफेक्ट रेट, mechanism of the reactions or optimum conditions for obtaining maximum yield of the product। तो स्टार्टिंग में देखो हमने रेट ऑफ रिएक्शन को पढ़ा था, जिसमें एवरेज रेट पढ़ा था, इंस्टेंटेनियस रेट पढ़ा था, या ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन मैंने आपको पढ़ा दिया था। ठीक है, तो वो चीजें जो थी वो रेट ऑफ द रिएक्शन से रिलेटेड थी। अब हम पढ़ते हैं फैक्टर्स व्हिच इफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन, या फैक्टर्स जिन पर रेट डिपेंड करता है। ये बेटा मेन चीज है, क्योंकि ये फैक्टर्स हैं जिन पर रेट डिपेंड करता है, और बाकी छोटे मोटे टॉपिक होंगे जिनमें हाफ लाइफ आ जाता है। हाफ लाइफ ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन से रिलेटेड है, सिलेबस में नहीं है, मैं आपको पढ़ा दूंगा। ठीक है, उसके बाद रेट ऑफ द रिएक्शन किस तरह निकालते हैं, ग्राफ से। बेटा जो ग्राफ होता है उसी से हम रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालेंगे, एवरेज रेट, इंस्टेंटेनियस रेट कैसे निकालते हैं, वो भी आपको मैं कुछ तो पढ़ाया था, कुछ और पढ़ा दूंगा आप लोगों को, कि हम कैसे निकालते हैं ग्राफ से रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट कैसे निकालते हैं, और इंस्टेंटेनियस रेट जो होता है एक लम्हे का रेट, वो किस तरह हम निकालते हैं ग्राफ से। तो कुछ ग्राफ गिवन है जिनमें इनिशियल रेट भी है और कहीं दरमियान के टाइम का रेट भी दिया गया है, तो हम वो निकाल सकते हैं, कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, उसके बाद जो मेथड्स हैं बेटा जिन पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है, मेथड्स हैं जिनके जरिए हम रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं, उसमें फिजिकल मेथड आ जाता है, केमिकल मेथड है, छोटे टॉपिक हैं, पढ़ लेंगे इसको। मगर जो मेन टॉपिक है वो है फैक्टर्स व्हिच इफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन, ये मेन टॉपिक है। उसके बाद जो छोटे टॉपिक्स होंगे वो इंशाल्लाह हम कर लेंगे इवनिंग की क्लास में, क्योंकि वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। पढ़ने तो सारे हैं हमने, मगर वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने तकसीम कर दिया है कि मॉर्निंग क्लास के अंदर आपको जो अहम टॉपिक है वो पढ़ा दूंगा, और इवनिंग की क्लास में अगर किसी स्टूडेंट्स की नहीं ले पाता है वो क्लास, तो वो इतने अहम नहीं होंगे टॉपिक। ठीक है, वो हम इवनिंग की क्लास में हम कर लेंगे। ठीक है, जिनमें फिजिकल जो मेथड्स है रेट ऑफ रिएक्शन मालूम करने के, या केमिकल मेथड्स है रेट ऑफ रिएक्शन मालूम करने के लिए जिसमें ग्राफ वगैरह बनते हैं, वो आपको इवनिंग की क्लास में पढ़ा दूंगा। मगर ये टॉपिक मेन था, इसलिए हमने स्टार्टिंग मेन टॉपिक से कर रहे हैं कि फैक्टर्स व्हिच इफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। बेटा देखो, सिंध की बुक में या पंजाब की बुक में फैक्टर्स वही हैं लिखे हुए जो रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करते हैं। अब देखो, एक है नेचर ऑफ द रिएक्शन, मेन दो फैक्टर्स हैं। देखो, अगर मेनली देखें तो दो फैक्टर्स हैं, एक है कंसंट्रेशन, दूसरा है टेम्परेचर। बेटा मेनली जो फैक्टर्स है वो रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करने वाले दो हैं, एक है कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, और दूसरा है टेम्परेचर। ये दो मेन फैक्टर्स हैं जो रेट को इफेक्ट करते हैं, ये बाद में हम पढ़ेंगे। अच्छा, पहले छोटे से जो फैक्टर्स हैं जिन पर रेट डिपेंड करता है वो हम पढ़ लेते हैं। अच्छा देखो, उनमें एक आता है नेचर ऑफ द रिएक्टेंट, रिएक्टेंट की नेचर। आपको पता है हर रिएक्टेंट की नेचर अलग अलग होती है, हर रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन जो एनर्जी होती है वो अलग अलग होती है। किसी रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू लो होगी, लाजिम बात है वो फास्ट होगा। जैसे आयनिक कंपाउंड के दरमियान रिएक्शन फास्ट होता है, जो आयनिक कंपाउंड्स हैं जो हमको पहले स्टार्टिंग में मैंने पढ़ा दिया था, इससे पहले भी जिक्र बहुत ज्यादा हुआ है कि आयनिक कंपाउंड के दरमियान रिएक्शन जो होते हैं वो फास्ट होते हैं। जैसे AgNO3 और NaCl, उनके दरमियान रिएक्शन फास्ट होगा, और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन फास्ट होता है। मगर कोवैलेंट कंपाउंड के दरमियान जो रिएक्शंस होते हैं वो थोड़ा स्लो होते हैं। क्यों? क्यों? आयनिक कंपाउंड में आयंस होते हैं, और एक्वस सॉल्यूशन में आयंस फ्रीली मूव फ्री होते हैं, इसलिए वो इजीली कंबाइन हो जाते हैं, आपस में इजीली मिल जाते हैं। उनको तोड़ने के लिए कोई एनर्जी वगैरह देनी नहीं पड़ती हमें, क्योंकि वो एक्वस सॉल्यूशन में होते हैं। बेटा ऑलरेडी वो सॉल्यूशन में होते हैं, ऑलरेडी वो सेपरेटेड होते हैं, उनके लिए उनको अलग से एनर्जी कोई नहीं देनी पड़ती हमें। मगर कोवैलेंट कंपाउंड के लिए हमें बॉन्ड एनर्जी देनी पड़ती है, बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है। अच्छा, बॉन्ड टूट जाते हैं, उसके बाद नए बॉन्ड बनते हैं, उनकी रीअरेंजमेंट होती है, तो उसका मतलब वो रिएक्शन थोड़े स्लो हो जाते हैं। अच्छा, दूसरी बात यह है कि अगर एलिमेंट की हम रिएक्टिविटी देखते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से हम देखते हैं। बेटा जो एलिमेंट की रिएक्टिविटी है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी डिपेंड करती है।
जैसे अल्कली मेटल्स हैं, उनके आकर्षण में 1 इलेक्ट्रॉन है, आईपी लो है उनकी, इजीली लूज कर देते इलेक्ट्रॉन, ज्यादा रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, जिनके आकर्षण में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, वो इतने जल्दी लूज नहीं करते, वो इतने ज्यादा रिएक्टिव नहीं है जितने अल्कली मेटल्स है। मतलब अल्कली मेटल जो है, जैसे सोडियम है, सोडियम का रिएक्शन वाटर के साथ फास्ट होगा, मगर मैग्नीशियम और वाटर के दरमियान रिएक्शन जो होगा वो स्लो होगा। तो अल्कली मेटल जो है बेटा वो रिएक्टिव है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से देखते हैं। अब नोबल गैस को देखो, ऑक्टेट कंप्लीट रिएक्ट ही नहीं करती। देखो नोबल गैस जो है रिएक्ट ही नहीं करती क्योंकि उनका आउटरमोस्ट ऑर्बिट कंप्लीट है, वो लेस मतलब है, मतलब ये इतनी रिएक्टिव नहीं है, वो ऑक्टेट कंप्लीट है उनका। तो देखो पहला जो रीजन आता है, पहला जो आता है वो आता है नेचर ऑफ द रिएक्टर। जो बेटा पहला फैक्टर है वो है नेचर ऑफ द रिएक्टर। ठीक है, तो नेचर ऑफ द रिएक्टर से मुराद है एक्टिवेशन एनर्जी। तो नेचर ऑफ द रिएक्टर डिपेंड करता है किस पर? एक्टिवेशन एनर्जी पे। एंड एक्टिवेशन एनर्जी इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट रिएक्शन। डिफरेंट रिएक्शन के लिए बेटा डिफरेंट होती है एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू। ठीक है, अब एक्टिवेशन एनर्जी क्या है उसके लिए अलग से पढ़ना पड़ेगा हमें बेटा, एक्टिवेशन एनर्जी का अलग से टॉपिक आएगा। ठीक, देखो ये तो रिएक्शन बिटवीन NO and O2 is fast and reaction between CO and O2 is slow। बेटा NO और O2 के दरमियान रिएक्शन फास्ट होता है, CO और O2 के दरमियान रिएक्शन स्लो होता है, बिकॉज एक्टिवेशन एनर्जी of NO is less than CO। एक्टिवेशन जो एनर्जी NO की है वो CO से कम है, इसलिए इस तरह हो रहा है। देखो ये ग्राफ है, ये बेटा रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट की एवरेज इंटरनल एनर्जी है बेटा, ये रिएक्टेंट की एवरेज इंटरनल एनर्जी है। और याद कर लो जो रिएक्टेंट के पास अपनी एवरेज इंटरनल एनर्जी है वो प्रोडक्ट बनाने के लिए काफी नहीं होती। देखो रिएक्टेंट के पास जो एवरेज इंटरनल एनर्जी है वो प्रोडक्ट बनाने के लिए काफी नहीं होती। अब रिएक्टेंट को एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, रिएक्टेंट को एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, एडिशनल एनर्जी की जरूरत पड़ती है ताकि वो प्रोडक्ट बना सके। अच्छा, उसी एक्स्ट्रा एनर्जी को, उसी एडिशनल एनर्जी को हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। जितनी वो कम होगी बेटा, जितनी वो वैल्यू कम होगी रिएक्शन उतना क्या होगा, फास्ट होगा। इधर देखो ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है,
ठीक है, अब देखो ये एनर्जी है, इसका मतलब है रिएक्टेंट और कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाएगा, उसके बाद वो प्रोडक्ट में तब्दील होगा। इसका मतलब है रिएक्टेंट जो है वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब करने के बाद एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाएगा, उसके बाद वो प्रोडक्ट में तब्दील होगा। तो ये जो एनर्जी का गैप है बेटा, इसको हम कहेंगे एक्टिवेशन एनर्जी। ये जो एनर्जी है यहां से लेकर यहां तक, इस एनर्जी को हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी, ई ए। अच्छा, तो ये एक्टिवेशन एनर्जी है, मतलब ये जो डिफरेंस है, ये जो बेटा ये डिफरेंस है, यहां पे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना है, इसका मतलब है रिएक्टर ने इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब की है, उसके बाद वो प्रोडक्ट में तब्दील हुआ। ठीक है, तो अब देखो सीओ को, ठीक है, ये बेटा एक्टिवेशन एनर्जी है। अच्छा, ये वैल्यू जितनी कम होगी, ये कर्व जितनी कम होगी, उतना रिएक्शन फास्ट होगा। बेटा ये कर्व इसको कहते हैं। ठीक है, तो ये रिएक्टेंट की एवरेज इंटरनल एनर्जी है, और रिएक्टेंट को सिर्फ एवरेज इंटरनल एनर्जी से प्रोडक्ट नहीं बन पाएगा, रिएक्टेंट को एक्स्ट्रा एनर्जी की भी जरूरत पड़ती है, ताकि उनके जो कोलियन है वो इफेक्टिव हो जाए, उनकी कोलियन इफेक्टिव बनेंगी। अगर मॉलिक्यूल्स कोलाइड हो रहे हैं और कोलियन इफेक्टिव नहीं है तो प्रोडक्ट तो बनेगा नहीं। और कोलियन इफेक्टिव तब होंगी जब रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स के पास उतनी एनर्जी होनी चाहिए। ठीक है, और उस एनर्जी को हम कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। अगर मॉलिक्यूल्स की जो एनर्जी है वो थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर है तो वो प्रोडक्ट बना लेंगे। अब देखिए, कोई चीज हम मार्केट में जाते हैं लेने के लिए, सपोज करते हैं वो चीज जो है हमें 5000 की मिल रही है मार्केट के अंदर, मतलब उसकी जो टोटल प्राइस है 5000 है। इसका मतलब है जब तक हमारे पास 5000 रुपए नहीं होंगे तब तक वो चीज खरीद नहीं कर सकते, और हमारे जेब में जो टोटल अमाउंट पड़ा है वो 3000 का पड़ा है। इसका मतलब है हमारे पास जो टोटल अमाउंट पड़ा है अपना खुद का वो 3000 का पड़ा है, और जो चीज मिल रही है वो 5000 की मिल रही है। तो इसका मतलब है बीच में शॉर्टेज है 2000 रुपए का। जब तक वो 2000 रुपए इसमें ऐड नहीं करेंगे, 2000 रुपए किसी से हम उधार नहीं लेंगे, तब तक वो चीज हम खरीद नहीं कर पाएंगे। तो समझ जाए, इसमें भी ऐसे ही है। ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये बेटा मॉलिक्यूल्स हैं, इनकी अपनी एनर्जी है। रिएक्टेंट के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी अपनी एवरेज इंटरनल एनर्जी है। सपोज करते हैं ये है, ये जो रिएक्टेंट की अपनी एनर्जी है, ये सपोज करते हैं 30 जूल, और टोटल प्रोडक्ट बनाने के लिए जो चाहिए, उस टोटल प्रोडक्ट के लिए जो मतलब जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है वो सपोज करते हैं 100 जूल। तो अब देखो गैप कितने का आ गया है। इसका मतलब है मॉलिक्यूल्स की अपनी 30 जूल एनर्जी है, मगर वो प्रोडक्ट बनाने के लिए सफिशिएंट नहीं है, उसी से कोई प्रोडक्ट नहीं बन पाएगा। अगर मॉलिक्यूल्स इस तरह ही कोलाइड होते रहेंगे तो कोई प्रोडक्ट बनेगा भी नहीं, और उनकी कोलिन इफेक्टिव होंगी भी नहीं। और जब कोलिन इफेक्टिव नहीं होगी या कोलिन सक्सेसफुल नहीं होगी तो प्रोडक्ट बनेगा नहीं। तो इसका मतलब है जब तक वो उधार नहीं लेंगे, जब तक वो एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं करेंगे, एक्स्ट्रा एडिशनल एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं करेंगे, तब तक उनकी कोलिन सक्सेसफुल नहीं होंगी। और कोलिन को सक्सेसफुल बनाने के लिए उनको 70 जूल जज़ब एब्जॉर्ब करने पड़ेंगे। बेटा 70 जूल का गैप आ रहा है बीच में, देखो ये जो डिफरेंस है 70 जूल का है, उसी 70 जूल की एनर्जी को हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। मतलब वो एनर्जी है जो मॉलिक्यूल को एक्टिवेट कर देगी। ठीक है, ये वो एनर्जी है, जब तक उनको नहीं मिलेगी तब तक ये थ्रेशोल्ड एनर्जी तक पहुंच नहीं पाएंगे। ठीक है, तो बेटा थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है? मिनिमम एनर्जी है, मिनिमम एनर्जी जो प्रोडक्ट बनाने के लिए इतने मॉलिक्यूल्स के पास होनी चाहिए। मतलब ये मिनिमम एनर्जी मॉलिक्यूल्स के पास होनी चाहिए ताकि वो प्रोडक्ट बना लेंगे। अगर मॉलिक्यूल्स के पास 100 एनर्जी जूल है एनर्जी, तो इसका मतलब प्रोडक्ट बना लेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी 0 हो जाएगी, कोई एनर्जी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और रिएक्शन बहुत ज्यादा फास्ट होगा। देखिए, अगर मॉलिक्यूल्स के पास अपनी एनर्जी 100 जूल है और थ्रेशोल्ड भी 100 है, तो इसका मतलब है मॉलिक्यूल्स को कोई चाहिए नहीं एनर्जी, 0 जूल चाहिए। तो इसका मतलब वो
जल्दी प्रोडक्ट बना लेंगे, फास्ट प्रोडक्ट बना लेंगे, रिएक्शन फास्ट हो जाएगा। और ये जितना गैप बढ़ेगा, जितना गैप बढ़ेगा, मतलब किसके दरमियान, मॉलिक्यूल्स की एवरेज इंटरनल एनर्जी, जो रिएक्टेंट की अपनी एवरेज इंटरनल एनर्जी और थ्रेशोल्ड एनर्जी, ये जितना बेटा गैप बढ़ेगा उस एनर्जी को हम कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी है ये, ठीक है। तो थ्रेशोल्ड और एवरेज का जो गैप है बेटा, थ्रेशोल्ड और एवरेज का जो गैप है, उस गैप को हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। और ये जितनी वैल्यू लो होगी उतना रिएक्शन फास्ट होगा। तो हम आगे एक्टिवेशन एनर्जी के लिए अलग से लेक्चर कर लेंगे, ठीक है। तो अब देखो, अब अगर इनका हम ग्राफ बनाते हैं बेटा, ये है, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, ये देखो एक्टिवेशन एनर्जी है। और ये एक्टिवेशन एनर्जी है किसकी, सीओ की, जबकि एनओ की इससे कम होगी। ये एनओ की है। तो अब देखो, सीओ की एक्टिवेशन एनर्जी का गैप जो ग्राफ है वो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ी कर ऊपर ये लाइन गई है देखो, और एनओ की देखो कम है। एनओ की एक्टिवेशन एनर्जी सिर्फ इतनी है, जबकि सीओ की एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है। इसका मतलब सीओ को ज्यादा एनर्जी चाहिए, सीओ को एनर्जी ज्यादा चाहिए, और जबकि जो एनओ है उसको एनर्जी कम चाहिए। तो एनओ का रिएक्शन फास्ट हो जाएगा और सीओ का रिएक्शन क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। अच्छा, रिएक्शंस बिटवीन आयनिक कंपाउंड्स आर फास्ट। बेटा आयनिक कंपाउंड के दरमियान रिएक्शन फास्ट होते हैं, जो आयनिक कंपाउंड्स हैं उनके दरमियान रिएक्शन फास्ट होते हैं। देखो AgNO3 एक्वियस सॉल्यूशन में आयन सेपरेटेड है, AgNO3 एक्वियस सॉल्यूशन में तो आयन्स क्या है, अलग अलग है। फिर NaCl भी एक्वियस सॉल्यूशन में तो आयन्स अलग अलग हैं। और ये क्या होंगे, ये जल्दी मिल जाएंगे, Ag मिलेगा Cl के साथ, क्योंकि Ag भी फ्री है, Cl भी फ्री है, आयन जल्दी मिल जाएंगे और AgCl की व्हाइट प्रेसिपिटेट बन जाएगी। और प्लस में NaNO3 बन जाएगा एक्वियस सॉल्यूशन के अंदर। अच्छा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज फास्ट। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन फास्ट होता है, तो मतलब नेचर ऑफ द रिएक्टेंट हो गया। रिएक्टेंट के नेचर को देखकर हम बताएंगे कि कौन सा फास्ट होगा, कौन सा स्लो होगा, किसका ऑर्डर ज्यादा होगा, किसका ऑर्डर कम होगा। तो अब देखो HCl प्लस NaOH, तो ये भी किस फॉर्म है ऑलरेडी, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड कंप्लीटली आयोनाइज हो जाता है, स्ट्रॉन्ग बेस भी कंप्लीटली आयोनाइज हो जाती है एक्वियस सॉल्यूशन के अंदर। बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस, फास्ट रिएक्शन होगा, NaCl बन जाएगा और क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। अच्छा, NaCl सॉलिड नहीं बनेगा मगर एक्वियस सॉल्यूशन में बनेगा। और वाटर बन जाएगा, NaCl एक्वियस सॉल्यूशन में बनेगा, सॉलिड में नहीं बनेगा, क्योंकि
इसकी सोल्युबिलिटी ज्यादा है, वो हलो आयंस की सूरत में होगा, आयंस अलग अलग होंगे, ठीक है, फास्ट रिएक्शन होगा। अच्छा, रिएक्शन बिटवीन कोवैलेंट कंपाउंड, इससे लो ड्यू टू बॉन्ड एनर्जी, भाई बॉन्ड एनर्जी होगी, बांड को तोड़ना पड़ेगा, एक बांड टूटेंगे तो नए बांड बनेंगे, जब तक वो बांड टूटेंगे नहीं रिएक्शन होगा नहीं। तो देखो नाइट्रोजन में ट्रिपल बांड है, हाइड्रोजन में सिंगल बांड है, इनकी बांड की ब्रेकिंग होगी, उसके बाद नए बांड बनेंगे, उसके बाद बेटा न्यू बांड बनेंगे, नए बांड बनेंगे, अमोनिया बनेगा, या कोई भी रिएक्शन होगा उसमें कोवैलेंट कंपाउंड के दरमियान रिएक्शन जो होता है उसमें बांड ब्रेकिंग और बांड मेकिंग जरूर होती है। अच्छा, इसमें एनर्जी रिलीज होगी, इसलिए इनका रिएक्शन क्या हो जाएगा, स्लो होगा, कोवैलेंट कंपाउंड के दरमियान, आयनिक कंपाउंड के दरमियान रिएक्शन फास्ट होगा। अच्छा, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आउटरमोस्ट शेल, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटा आउटरमोस्ट शेल की, इस पर डिपेंड करता है। अब देखो नोबल गैसेस हैं, रिएक्ट ही नहीं करती, अल्कली मेटल्स ज्यादा रिएक्टिव है, अल्कली मेटल्स है 1 इलेक्ट्रॉन इन आउटरमोस्ट ऑर्बिट, आर मोर रिएक्टिव देन अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, which have 2 electrons in outermost shell। तो रिएक्शन बिटवीन सोडियम एंड वाटर इज वेरी फास्ट, फास्ट रिएक्शन है एज कंपेयर टू मैग्नीशियम वाटर which is very slow। रिएक्शन क्या होगा इनका, स्लो होगा बहुत। तो Na को वाटर में डिजोल्व करते हैं तो बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, और हाइड्रोजन गैस बन जाती है, डेल्टा एच के लिए निगेटिव है, एक्सोथर्म रिएक्शन होता है और फास्ट रिएक्शन होगा ये। जबकि Mg मैग्नीशियम प्लस वाटर ये फास्ट होगा, ये स्लो होगा।
मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस। और जब मैग्नीशियम को स्टीम के साथ हीट देते तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है और हाइड्रोजन गैस। हीट देने के बाद वो फास्ट हो जाता है, मगर वो तो टेम्परेचर का इफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखो नेचर ऑफ द रिएक्टेंट हो गया। बेटा रिएक्टेंट की नेचर उसको देखा जाता है। जो सेकंड फैक्टर है, काउंट होता भी है, अच्छा वो होता है फिजिकल स्टेट का। कि सब्सटेंस की फिजिकल स्टेट कौन सी है। बेटा गैस ज्यादा रिएक्टिव होती है, देन लिक्विड, देन सॉलिड। गैस, लिक्विड और सॉलिड, तो रिएक्टिविटी का ये है ऑर्डर। गैस मोर रिएक्टिव है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। पता है क्यों? गैस के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो वाइडली सेपरेटेड होते हैं, दूर दूर होते हैं। अच्छा दूसरी बात, उनमें कोलिन ज्यादा होती है, वो ज्यादा कोलाइड होते हैं, फ्रीक्वेंटली कोलाइड होते हैं, और जितनी कोलिन बढ़ेगी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। लिक्विड के मॉलिक्यूल्स क्लोज होते हैं, लिक्विड और सॉलिड के मॉलिक्यूल्स उनका कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है, क्लोज होते हैं, इसलिए उतनी कोलिन उनमें नहीं हो पाती, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो जाता है। और देखो सॉलिड में भी यही होगा, अगर सॉलिड का सरफेस ऊपर वाला है तो वो समझ मॉलिक्यूल्स रिएक्शन में हिस्सा लेंगे, अंदर के डीपली हिस्सा लेंगे नहीं। मगर गैस के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं सबके सब कोलाइड होंगे, क्योंकि वो दूर दूर है, ऑलरेडी सेपरेटेड है या इंडिपेंडेंट है। जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं बेटा इंडिपेंडेंट है, आजाद है। उनकी उनमें कोलियन क्या होती है, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स में कोलियन क्या होगी, फ्रीक्वेंटली कोलाइड होंगे, सारे के सारे मॉलिक्यूल्स कोलाइड हो जाएंगे। मगर सॉलिड में ऐसा हो ही नहीं पाएगा। सॉलिड में अगर कोलियन होगी तो सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स की होगी, अंदर जो डीपली मॉलिक्यूल्स हैं, जो अंदर डीप हैं, वो उनके नहीं होंगे। इसलिए जो सॉलिड का रिएक्शन होता है वो क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है। अब देखो आपने देखा होगा कंबस्शन, अब हम किस कंबस्शन करते हैं, कंबस्शन जो है, अब हम कोल को जलाएं और गैस को जलाएं, सुई गैस को, हमारे घर में तो ये दोनों चीजें होती हैं। बेटा जो गैस है उसकी कंबस्शन फास्ट होती है, मगर कोयले पे जो हम चीज पकाते हैं, कोयले को जब तक वो गर्म हो, ठीक है, जब तक वो हीट पकड़े, मगर गैस जो होती है वो जल्दी हीट पकड़ जाती है। इसका मतलब है जो कंबस्शन रिएक्शन है, रेट ऑफ कंबस्शन रिएक्शन, बेटा रेट ऑफ कंबस्शन रिएक्शन, ठीक है। अब देखो एक है नेचुरल गैस, दूसरा है पेट्रोल, और तीसरा है कोल। तीसरा होगा जो नेचुरल गैस है उसमें कंबस्शन फास्ट होगी एज कंपेयर टू लिक्विड पेट्रोल, या लिक्विड कोई पे हो, लिक्विड हाइड्रोकार्बन बोले हम, ठीक है, पेट्रोल बोलो या लिक्विड हाइड्रोकार्बन बोल दो। लिक्विड हाइड्रोकार्बन, जो हाइड्रोकार्बन लिक्विड में है, अच्छा उनमें सबसे जो फास्ट कंबस्शन होगी, जो फास्ट रिएक्शन होगा वो किसके अंदर होगा, वो बेटा नेचुरल गैस के अंदर या गैस के अंदर। गैस में कंबस्शन फास्ट होती है, देन लिक्विड, देन सॉलिड। तो इसका मतलब है यहां पे भी देखा जाएगा किसको, फिजिकल स्टेट पे भी डिपेंड करती है वैसे, क्योंकि गैस में मॉलिक्यूल्स वैसे भी दूर दूर होते हैं, उनमें कोलिन ज्यादा होती है, ज्यादा कोलिन की वजह से उनका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, उनमें प्रोडक्ट बनने के चांसेस ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू लिक्विड एंड सॉलिड। अच्छा तीसरी बात है सरफेस एरिया,
अब रिएक्टेंट, अच्छा बेटा सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट का मतलब है जब गैस सॉलिड और लिक्विड हो तब। ये रिएक्शन किसके लिए होता है? सॉलिड और लिक्विड के लिए। मतलब जब आप सॉलिड को लिक्विड में डिजोल्व करेंगे तब आप सरफेस एरिया को देखेंगे। देखो बेटा कोई सॉलिड है उसको आप लिक्विड में क्या करेंगे? डिजोल्व करेंगे आप, तब आप देखेंगे उसका सरफेस एरिया क्या है। तो रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सरफेस एरिया के। तो बेटा रेट ऑफ रिएक्शन क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट। रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस, rate of reaction increases by increasing surface area of solid बेटा सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड रिएक्टेंट। और जितना सरफेस एरिया ज्यादा होगा उतना रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा। देखिए एक हम लेते हैं कोई कंपाउंड पाउडर फॉर्म के अंदर और दूसरा लेते हैं पीस के अंदर। ठीक है बेटा, एक टुकड़ा है, पीस है किसी कंपाउंड का या सब्सटेंस का, और वो दूसरा जो है वो पाउडर भी उसी कंपाउंड का ही है। मगर जो पाउडर वाला होगा बेटा, जो पाउडर जो सॉलिड पाउडर फॉर्म है उसका रिएक्शन जल्दी होगा, उसका रिएक्शन फास्ट होगा। क्यों? उसका ज्यादा सरफेस, उसका सरफेस एरिया ज्यादा एक्सपोज्ड है। अब जो पीस है, इधर देखो, ये जो टुकड़ा है देखो, ये इतना पीस है, इसके सुपर जो ऊपर वाले मॉलिक्यूल तो हिस्सा लेंगे मगर इसके अंदर जो डीपली मॉलिक्यूल्स हैं वो हिस्सा नहीं लेंगे। अगर इसके टुकड़े बना दें, छोटे छोटे कर दें, इसे पीसेस में तब्दील कर दें, पाउडर फॉर्म में तब्दील कर दें, तो क्या होगा? इसका रिएक्शन फास्ट हो जाएगा। ये पीस को तोड़कर हमने क्या बना दिया? उसका पाउडर बनाया, तो इसका रिएक्शन क्या होगा? फास्ट होगा, क्योंकि इसका सरफेस एरिया ज्यादा है, और जितना सरफेस एरिया ज्यादा होता है उतना रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होता है। इस तरह ये देखो मेडिसिन में भी है, जो डॉक्टर दवाइयां देता है तो उसमें एक होते हैं टेबलेट्स आती हैं और दूसरा होता है उनका होता है साशे जो होता है। जिस तरह इनका जो है राइजिक, जो राइजिक बेटा एक कैप्सूल की सूरत में भी होती है, टेबलेट की सूरत में भी है। अच्छा मतलब, और दूसरा साशे होता है, उसका पाउडर होता है जिसको हम पानी के अंदर डिजोल्व करके इस्तेमाल कर देते हैं। तो ज्यादा फायदा वो करेगा जो पाउडर वाला होगा। क्यों? क्योंकि वो जल्दी डिजोल्व हो जाता है। अगर सपोज करते हैं हम चाहते हैं हमें कोई इस तरह की तकलीफ हो रही है, हम चाहते हैं उसका फौरन रिलीफ हो, तो जो टेबलेट है उसको हम तोड़कर अगर हम खाएंगे तो वो जल्दी फायदा करेगी, क्योंकि उसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा और वो जल्दी जो घुल मिल जाएगी या जल्दी डिजोल्व हो जाएगी और जल्दी रिलीफ मिलेगा, जल्दी फायदा होगा। अच्छा, बर्फ जो होती है, बर्फ को हम क्या करते हैं? पानी के कूलर के अंदर डाल देते हैं पानी को ठंडा करने के लिए। अगर बर्फ का बड़ा पीस अपने पानी के अंदर डाल दिया, देखो बर्फ का बड़ा टुकड़ा है, उसको आप पानी के अंदर डाल रहे हो, वो पानी को उतना जल्दी ठंडा नहीं करेगा। अगर उसी बर्फ को चूरा करके तोड़कर छोटे छोटे पीसेस में अगर कूलर के अंदर डाल देंगे, वो पानी को जल्दी ठंडा करेगी, क्योंकि इसका सरफेस एरिया ज्यादा है, और जितना सरफेस एरिया ज्यादा होगा उतना रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा बेटा? ज्यादा होगा। ठीक है, अब देखो एक होता है रेट ऑफ एवापोरेशन। पानी है गिलास के अंदर पड़ा है तो जल्दी एवापोरेट नहीं होगा, क्योंकि गिलास का सरफेस एरिया छोटा है।
अगर उसी पानी को फर्श पर गिरा देते हैं, फर्श पर गिर जाता है वही पानी, तो वो जल्दी सूख जाता है, जल्दी इवापोरेट हो जाता है, क्योंकि फर्श का सरफेस एरिया ज्यादा है, और ज्यादा सरफेस एरिया की वजह से उसका रिएक्शन क्या हो जाएगा, इवापोरेशन का मतलब फास्ट हो जाएगा। तो यही है बेटा सरफेस एरिया का रोल। तो जितना सरफेस एरिया रिएक्टेंट का ज्यादा होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी ज्यादा होगा। ठीक है, तो अब देखो बेटा, ये कैल्शियम कार्बोनेट है, पाउडर फॉर्म में है, प्लस एसिड। ठीक है, पाउडर फॉर्म में है ये कैल्शियम कार्बोनेट, और एसिड के में रिएक्शन है, बनेगा कैल्शियम क्लोराइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। नंबर 1, अच्छा पीस है इसका, टुकड़ा है, ठीक है, प्लस HCl, इसका रिएक्शन HCl के साथ हो रहा है, तो बनेगा कैल्शियम क्लोराइड कार्बन डाइऑक्साइड वाटर। अगर आपको ऑर्डर, आपको पूछा जाए रेट ऑफ रिएक्शन, आपको रेट ऑफ रिएक्शन पूछा जाए तो हम कहेंगे 1 इज फास्टर, फर्स्ट ये जो रिएक्शन है ये फास्टर होगा, किससे, सेकंड से। फर्स्ट बेटा फास्टर होगा सेकंड से, क्यों, सरफेस एरिया ज्यादा है, ज्यादा सरफेस एरिया की वजह से इसका रिएक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा, फास्ट होगा, और इसका सरफेस एरिया कम है तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होगा। एक चीज और भी इसके अंदर काउंट होती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की कंसंट्रेशन भी काउंट होती है, तो जितना हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज्यादा कंसंट्रेटेड होगा, देखो बेटा ये भी है, HCl जितना ज्यादा कंसंट्रेटेड है उतना रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा, क्योंकि कंसंट्रेशन बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। ठीक है, कंसंट्रेशन बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अगर एक चीज और भी मैं काउंट कर दूं कि इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है और ये डाइल्यूटेड है HCl, तो भी यही होगा। ठीक है, अगर आपको कहा जाए तो मतलब पाउडर फॉर्म में, मार्बल तो पाउडर फॉर्म में है बेटा, मार्बल पाउडर फॉर्म में है, मगर एसिड जो है वो कंसंट्रेट है, एक में डाइल्यूट है, तो जिसमें एसिड कंसंट्रेट होगा उसका रेट ज्यादा होगा बेटा, जिसमें एसिड कंसंट्रेट होगा उसका रेट क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये आ जाता है कंसंट्रेशन का इफेक्ट, मगर वो हम बाद में पढ़ेंगे। तो इसका मतलब है सिर्फ इसका असर नहीं पड़ता, सरफेस एरिया का नहीं पड़ता है, दूसरा इफेक्ट इसके साथ कंसंट्रेशन का भी पड़ेगा। जिंक में भी सही है, पाउडर्ड जिंक, जिंक रिएक्ट्स फर्स्ट विथ ACl, then chunks of metallic zinc। बेटा पाउडर जो जिंक है वो ज्यादा रिएक्टिव है, अगर
दूसरा चंक्स ऑफ द मेटेलिक जिंक, अगर जिंक जो है वो एक पाउडर फॉर्म में है, दूसरा जो है वो पीस की सूरत में है, तो पाउडर जो होगा वो ज्यादा रिएक्टिव होगा। ऐसे एमआरफस बोरान इज मोर रिएक्टिव। देन क्रिस्टलाइन बोरान, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं दूसरा जो आपको मैंने अभी बता दिया, रेट ऑफ एवापोरेशन। जो एवापोरेशन का रेट है, एवापोरेशन का रेट इंक्रीजेस बाय इंक्रीजिंग सरफेस एरिया। बेटा एवापोरेशन का रेट भी बढ़ेगा, सरफेस एरिया बढ़ेगा, तो सरफेस एरिया ऑफ कंटेनर, अगर कंटेनर का सरफेस एरिया बढ़ेगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ जाएगा। हाँ, अब आते हैं रेडिएशन। तीसरा ये चौथा फैक्टर है बेटा, रेडिएशंस भी इफेक्ट करते हैं रेशंस को, मगर सारे रेशन को इफेक्ट नहीं करते हैं। कुछ जो रेशंस है जिनको रेडिएशन से असर करती है, सनलाइट असर करती है, सनलाइट से हमको एक्टिवेशन एनर्जी मिलती है, और ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शंस। और जितनी सनलाइट तेज होगी रिएक्शन उतने फास्ट होंगे, क्योंकि जितनी सनलाइट तेज होगी ज्यादा फोटॉन्स होंगे, उन फोटॉन से उनको एक्टिवेशन एनर्जी मिलेगी और रेडिएशन क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। तो बेटा रेडिएशंस का मतलब है कि ऐसे रेडिएशंस जो सनलाइट की मौजूदगी में हो, दोज chemical reactions which occur in the presence of sunlight। बेटा ऐसे केमिकल रिएक्शन जो सनलाइट की मौजूदगी में हो, आर फोटोकेमिकल रिएक्शंस। बेटा इससे केमिकल रिएक्शन जो सनलाइट की मौजूदगी में हो, मतलब सनलाइट है तो रिएक्शन फास्ट होगा, ठीक है, एक्सप्लोसिव भी होगा अगर ज्यादा, ठीक है। तो अब देखो H2 प्लस Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ACl बन जाएगा। H2 और Cl2 के दरमियान बेटा रिएक्शन जो है वो ACl बन जाता है, ठीक है। और इसमें जितनी फोटॉन्स ज्यादा होंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ फोटॉन्स की, नंबर ऑफ फोटॉन्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितने ज्यादा फोटॉन्स होंगे उतनी ज्यादा मॉलिक्यूल्स पे एक्टिवेशन एनर्जी मिलेगी, उतने मॉलिक्यूल जो होंगे वो रिएक्शन फास्ट होगा। अच्छा, रेट ऑफ रिएक्शन is independent of the concentration of return। जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कंसंट्रेशन पर जीरो डिपेंड नहीं करता बेटा, जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता। दीज आर कॉल्ड जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इनको हम क्या कहेंगे, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है ये। इसमें सनलाइट
प्रोवाइड एक्टिवेशन एनर्जी टू रिएक्ट मॉलिक्यूल्स। अगर इनका मैकेनिज्म देखें हम तो बेटा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है, इनके अंदर फ्री रेडिकल्स बनते हैं। जो उसका मैकेनिज्म पूछा जाए बेटा इनके अंदर फ्री रेडिकल्स बनते हैं। फ्री रेडिकल का मतलब है जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होती है। एक होते हैं चार्ज वाले, पॉजिटिव रेडिकल, नेगेटिव रेडिकल। जब बॉन्ड बीच में से टूट जाता है तो फ्री रेडिकल्स बनते हैं ऐसे। इधर देखो बेटा, क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। देखो क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 7। दूसरे के पास भी 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। वो 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं अपनी। इधर देखो, अगर बॉन्ड बीच में से टूट जाए और जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, अगर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए तो बनते हैं फ्री रेडिकल। यहां से बॉन्ड टूटेगा। इधर देखो, मैं दूसरी पेन से लिख रहा हूं, यहां से बॉन्ड टूटेगा और बनेंगे फ्री रेडिकल। इसको कहते हैं होमोलाइसिस हुई है। जब होमोलाइसिस होती है बॉन्ड की तो बेटा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इक्वली तकसीम हो जाते हैं और बनते हैं फ्री रेडिकल, फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल। क्या बने भाई? फ्री रेडिकल बने। तो इस टाइप के जो रिएक्शंस हैं ये डिपेंड करते हैं रेडिएशन पे। बेटा इस टाइप के रिएक्शन किस पे डिपेंड करते हैं? रेडिएशन पे डिपेंड करते हैं, सनलाइट पे डिपेंड करते हैं। अगर सनलाइट की तेज हो जाएगी तो रिएक्शन क्या होगा? विगोरियस हो जाएगा, बहुत फास्ट हो जाएगा। डे लाइट के अंदर मतलब ये रिएक्शन मॉडरेट होगा। रिएक्शन बिटवीन मीथेन एंड क्लोरीन, द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है बेटा, सनलाइट की मौजूदगी में इस फ्री रेडिकल चेन रिएक्शन है। बेटा फ्री रेडिकल चेन रिएक्शन है, फ्री रेडिकल्स बनते हैं। ठीक है, उसके बाद रिएक्शन फ्री रेडिकल के लिए प्रोसीड करता है, जो मैकेनिज्म है वो इस तरह का है। मगर रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा। रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट है। देखो मीथेन प्लस क्लोरीन H ठीक है बेटा, इसमें क्या है? एनर्जी है फोटॉन्स की। ये बेटा फोटॉन्स की एनर्जी है और फोटॉन्स इसको एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड करते हैं रिएक्शन को। और पहले क्लोरीन के मॉलिक्यूल जो है वो टूट जाता है, क्लोरीन का फ्री रेडिकल बनता है। मैकेनिज्म में इंटर की क्लास में पढ़ा था आप लोगों ने। और बनेगा मिथाइल क्लोराइड और प्लस HCl। तो ये फोटोकेमिकल रिएक्शन है और रेट ऑफ रिएक्शन जो इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन है, रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। तो अब देखो ये फैक्टर्स हो गए। अब आते हैं कैटलिस्ट पे। तो ये फैक्टर्स पढ़ लेते हैं, मेन फैक्टर्स बाद में हम पढ़ेंगे। मेन फैक्टर क्या है? एक है इफेक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन, वो बाद में हमने पढ़ना है। उसके बाद इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर, वो हमने बाद में पढ़ना है। ठीक है, और बाकी जो छोटे छोटे फैक्टर थे, सरफेस एरिया हमने पढ़ लिया है, रेडिएशन हमने पढ़ लिया है। ठीक है, और इसके अलावा जो नेचुरल द मेन फैक्टर्स है वो बाद में पढ़ेंगे। अब आते हैं कैटलिस्ट। ये भी इफेक्ट करता है रेडिएशन को। बेटा कैटलिस्ट इज ए लेते हैं वो, मगर जो ज्यादा हमारा मतलब अगर ये रिटर्डेशन को बढ़ाते हैं। हाँ नेगेटिव भी होते हैं, नेगेटिव कैटलिस्ट भी हैं जो रिटर्डेशन को कम कर देते हैं। मगर जो ज्यादा हमारा मतलब जो ज्यादा इसका रोल है वो कैटलिस्ट का रिटर्डेशन को बढ़ाने वाला रोल है। मगर कुछ नेगेटिव भी होते हैं जो रिटर्डेशन को कम भी कर देते हैं। तो इसलिए हम लिखते हैं डेफिनेशन के अंदर अल्टर का लाभ लिखते हैं। अल्टर का मतलब चेंज करना, चेंज पॉजिटिव की भी नेगेटिव की। तो कैटलिस्ट इट इज केमिकल सब्सटेंस व्हिच अल्टर, जो अल्टर करता है, चेंज कर देता है, अल्टर द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन।
अच्छा, ये रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज कर देता है और खुद कंज्यूम नहीं होता रिएक्शन के अंदर। बेटा खुद रिएक्शन के अंदर कंज्यूम नहीं होता। एट द एंड ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन के एंड में कैटलिस्ट सेपरेट हो जाता है। बेटा कैटलिस्ट होता है वो रिएक्शन के एंड में क्या हो जाता है, अलग हो जाता है और बार बार रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करता रहता है। बार बार सेम जो कैटलिस्ट होता है रिएक्शन को कैटलाइज करता रहता है या रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करता रहता है, प्रोडक्ट बनाता रहता है और जब प्रोडक्ट बन जाता है उसके बाद रिएक्शन से सेपरेट हो जाता है। तो कैटलिस्ट इज अ केमिकल सब्सटेंस व्हिच अल्टर द रेट ऑफ रिएक्शन, अल्टर करता है रेट ऑफ रिएक्शन को। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट। बेटा कैटलिस्ट दो टाइप के हैं, कैटलिस्ट दो किस्म के होते हैं। एक होते हैं पॉजिटिव कैटलिस्ट, बेटा एक किस्म की है पॉजिटिव कैटलिस्ट की। पॉजिटिव कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाते हैं, दे इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। ये क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को बाय लोअरिंग एक्टिवेशन एनर्जी। बेटा एक्टिवेशन एनर्जी को लो कर देते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देते हैं, ये कम कर देते हैं। मतलब कैटलिस्ट क्या करेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी को लो करेंगे और ज्यादा एक्टिवेशन जब एनर्जी लो होगी तो रिएक्शन फास्ट हो जाएगा, तेज हो जाएगा। कैटलिस्ट पॉजिटिव कैटलिस्ट प्रोवाइड अल्टरनेट पाथ बेटा अल्टरनेट पाथ प्रोवाइड करते हैं टू द रिएक्शन, रिएक्शन को दूसरा रास्ता दिखाते हैं, रिएक्शन को दूसरा रास्ते पर लेकर जाते हैं। मतलब कैटलिस्ट पाथ को भी चेंज कर देता है, दूसरा पाथ प्रोवाइड करता है उसको, दूसरा रास्ता दिखाता है और जिस रास्ते की एक्टिवेशन एनर्जी लो होती है। तो एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ दिस अल्टरनेट पाथ इज लोअर। बेटा एक्टिवेशन एनर्जी अल्टरनेट पाथ क्या भी लो होगी, सक्सेसफुल कोलिन बढ़ जाएंगी, जो इफेक्टिव कोलिन वो बढ़ जाएंगी और इफेक्टिव कोलिन बढ़ेगी तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। देखो अल्टरनेट पाथ प्रोवाइड किया और अल्टरनेट पाथ की एक्टिवेशन एनर्जी लो है और जब एक्टिवेशन एनर्जी लो होगी तो ज्यादा जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनके पास वो एनर्जी आ जाएगी, उनको थोड़ी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, अब वो भी प्रोडक्ट बना लेंगे। अच्छा जैसे मैं बता देता हूँ, एक देखें स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जिनको सिलेक्शन के लिए अगर सपोज करते हैं थर्ड पार करके जो स्टूडेंट्स हैं उनको कम से कम सिलेक्शन के लिए 87% चाहिए या 86% चाहिए,